हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश फेस्ट क्लासेस। हम लोग नाबार्ड के लिए एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के अंदर हमारा ये सेशन नंबर 8 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग और सीड विलेज का कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीड प्रोडक्शन या फिर सीड प्रोसेसिंग या सीड विलेज, तीनों में से किसी भी टॉपिक पे एक डिस्क्रिप्टिव आंसर आप लोगों के लिए आ सकता है। ओके। सिलेबस के अंदर अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में बात करी, सेकंड में हमने एग्रोनॉमी की बात करी थी, थर्ड सेशन में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स पढ़ा, फोर्थ में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा, फिफ्थ में हमने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स पढ़े, सिक्स्थ में क्रॉपिंग सिस्टम्स पढ़ा और सेवंथ में हमने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। एट सेशन टॉपिक है सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग और सीड विलेज। ठीक है। तो सीड प्रोडक्शन क्या होता है? सीड प्रोडक्शन अपने आप में एक बायोलॉजिकल साइंस भी है और एक अप्लाइड, ठीक है, और एक अप्लाइड टेक्नोलॉजी भी है। एम क्या है? जो जेनेटिकली सुपीरियर मटेरियल है उसे मल्टीप्लाई करना while preserving its genetic identity, physiological quality और physical purity across generations। ठीक है। आपको एक सुपीरियर सीड मिला, आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाओगे उसी सीड की। ठीक है। किस लिए? सो दैट आपको वहां पे सुपीरियर क्वालिटी का जो भी आपका सीड था उसकी सेम जेनेटिक आइडेंटिटी बनी रहे, वैसे ही फिजियोलॉजिकल क्वालिटी रहे, वैसे ही फिजिकल प्योरिटी रहे मल्टीपल जनरेशंस तक। तो ये जो प्लांट ब्रीडिंग होती है उसके बीच में और एग्रोनॉमी, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। प्लांट ब्रीडिंग मतलब वैरायटी डेवलपमेंट होता है और एग्रोनॉमी जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है। बट यहाँ पे कोर चैलेंज क्या होता है? कोर चैलेंज होता है जेनेटिक प्योरिटी को मैक्सिमाइज रखना, सीड क्वालिटी को मैक्सिमाइज रखना अंडर फील्ड कंडीशन, जहां पर बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और ह्यूमन फैक्टर्स डायनामिकली इंटरेक्ट करते हैं। है ना? जब भाई फील्ड के अंदर ये सारे फैक्टर्स तो एक साथ इंटरेक्ट करेंगे ही करेंगे ना। सीड प्रोडक्शन को डिफरेंट कैसे मानते हैं हम ग्रेन प्रोडक्शन से? भाई गेहूं है, गेहूं का सीड अलग है और गेहूं का जो दाना है, जो हमारा गेहूं का क्रॉप है, वो अलग है। तो सीड प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जेनेटिक प्योरिटी जो है वो हमें प्राइम ऑब्जेक्टिव लेना पड़ता है। बट जब ग्रेन प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पे ईल्ड और बायोमास मैटर करता है। सीड प्रोडक्शन के अंदर जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारा इनिशियल जेनेटिक प्योरिटी की तरह होना चाहिए। इट मस्ट ब्रीड टू ट्रू इट मस्ट ब्रीड ट्रू टू टाइप। छोटा सा भी अगर कंटेमिनेशन होता है, चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ या मैकेनिकल मिक्सिंग हुई या कोई वॉलंटियर्स हुए जो जबरदस्ती बीच में सीड्स घुस आते हैं, ऐसा अगर कुछ भी हुआ तो हमारे पास इरिवर्सिबल जेनेटिक डिग्रेडेशन आ जाएगा और वो आने वाली जनरेशन तक डिग्रेड होता चला जाएगा। तो हमें जेनेटिक प्योरिटी हमारे पास प्राइमरी कॉन्सेप्ट होता है सीड प्रोडक्शन के अंदर। आगे हम जो भी कुछ पढ़ेंगे हम इसी चीज को एलिमिनेट करेंगे, जो ये कंटेमिनेशन है ना, हमें ये कंटेमिनेशन ही एलिमिनेट करना है अपने सीड प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। सीड क्वालिटी के पैरामीटर्स होते हैं। हमने बात कही थी सबसे पहले जेनेटिक प्योरिटी हमने बोली थी, फिजिकल प्योरिटी भी हमने बोली थी, फिजियोलॉजिकल क्वालिटी भी हमने बोली थी और इसके अलावा हेल्थ। सीड हेल्थ से क्या मतलब है कि सीड के अंदर ही ना जो सीड बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, डिजीजेज होती है, वो नहीं होनी चाहिए। वो आपका सीड हेल्थ के अंदर आ जाता है। तो सीड क्वालिटी के हमारे पास चार मेन पैरामीटर्स हैं: जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, फिजियोलॉजिकल क्वालिटी और सीड हेल्थ। जेनेटिक प्योरिटी क्या बोलती है? जेनेटिक प्योरिटी बोलती है कि जो भी वैरायटी आप बना रहे हो वो उसके लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है। कुछ अगर ऑफ साइट उसके या कुछ ऑफ टाइप्स उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स है तो वो हमारे बिलो होने चाहिए, बिलो द स्पेसिफाइड सर्टिफिकेशन लिमिट्स। ठीक। तो उसमें कुछ सर्टिफिकेशन लिमिट्स होंगे हर सीड के लिए। उससे है ना, तो कुछ सीड के ऐसे कैरेक्टर्स होंगे, जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे जो मिनिमम थ्रेशोल्ड से कम होंगे, जो हमें नहीं चाहिए, जो अनवांटेड है। दे शुड बी बिलो द मिनिमम थ्रेशोल्ड। वो थ्रेशोल्ड क्या है? वो हमारी स्पेसिफाइड सर्टिफिकेशन लिमिट्स होंगी, सीड टू सीड वेरी करेंगी। फिजिकल प्योरिटी, सीड्स के साथ कुछ इनर्ट मैटर नहीं होने चाहिए, दूसरे क्रॉप्स के सीड्स नहीं होने चाहिए और वीड नहीं आनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल क्वालिटी, हाई जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सीड विगर होना चाहिए, गुड लॉन्गेटिविटी होनी चाहिए, गुड स्टोरेबिलिटी होनी चाहिए। मल्टीप्लीकेशन रेशियो और जनरेशन कंट्रोल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये बोलता है कि ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ जनरेशंस आर अलाउड फ्रॉम ब्रीडर सीड ऑनवर्ड। है ना? ब्रीडर सीड से सिर्फ कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ जनरेशंस आगे जाती हैं। इससे क्या होगा? दिस प्रिवेंट जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड मेंटेन वेराइटल प्योरिटी। अगर कुछ ही सीड्स की जनरेशन आगे जाएंगी तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट को प्रिवेंट करता है और वेराइटल प्योरिटी को मेंटेन करता है। ज्यादातर सर्टिफिकेशन सिस्टम्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू नॉट मोर देन 2 to 3 जनरेशन बियॉन्ड द फाउंडेशन सीड। ठीक है। ज्यादातर ब्रीडिंग सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है कि सिर्फ 2 या 3 जनरेशन आगे जा सकते हो बियॉन्ड द फाउंडेशन सीड। किस लिए? ताकि जेनेटिक ड्रिफ्ट भी ना रहे और वेराइटल प्योरिटी भी मेंटेन रहे। अब इस सब के पीछे साइंस क्या है? सबसे पहले मेंडेलियन जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं वो नेचुरली
हाईली यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है, उन्हें होमोजाइगस कहते हैं अक्रॉस जनरेशंस। तो जनरेशन टू जनरेशन वो यूनिफॉर्म रहते हैं। बट जो क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं दे नीड स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, है ना, उन्हें आइसोलेशन डिस्टेंस किया जाता है ताकि अनवांटेड जीन फ्लो ना हो पाए। और उनके क्योंकि ये तो मतलब जो सेम में होते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड वो होमोजाइगस हो गए, जो क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं वो हेट्रोजाइगस होते हैं। तो उनकी हेट्रोजाइगोसिटी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस ना आ पाए भाई, क्योंकि अलग अलग तरह के प्लांट से मिलकर अगर सीड बन रहा है, दो अलग तरह के प्लांट उसमें यूज हो रहे हैं, तो उसमें दोनों के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। फिर है सीड फिजियोलॉजी। एक क्लियर डिफरेंस है बिटवीन फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या मतलब, इज द स्टेज व्हेन सीड रीचेस मैक्सिमम ड्राई वेट, हाईएस्ट विगर एंड बेस्ट स्टोरेबिलिटी। और हार्वेस्ट मैच्योरिटी, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी अलग है, हार्वेस्ट मैच्योरिटी अलग है। तो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस ड्यूरिंग क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस, मॉइस्चर का शॉर्टेज हुआ या एक्सेस हुआ, न्यूट्रिएंट इंबैलेंस हुआ या एक्सट्रीम टेम्परेचर हुआ, ये परमानेंटली सीड के साइज को रिड्यूस कर सकता है, वेट को, जर्मिनेशन को और स्टोरेबिलिटी के फीचर्स को रिड्यूस कर सकता है। तो सीड फिजियोलॉजी क्या बोलती है कि आपकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी और हार्वेस्ट मैच्योरिटी अलग अलग है। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी वो है जहां पे सीड का मैक्सिमम ड्राई वेट है, हाईएस्ट विगर है, बेस्ट स्टोरेज कंडीशंस के अंदर वो सीड रह सकता है, या उस सीड की स्टोरेज कंडीशंस बेस्ट हैं। अगर सीड के ग्रोथ के स्टेजेस में ही कुछ उसको स्ट्रेस देखना पड़ा कि जैसे मॉइस्चर कम हुआ या मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो गया, न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस हो गया, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जा रहा है, तो उसमें उस सीड की क्वालिटी परमानेंटली रिड्यूस हो सकती है। सीड का साइज रिड्यूस हो जाएगा, वेट रिड्यूस हो जाएगा, जर्मिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, स्टोरेबिलिटी बेकार हो जाएगी। तीसरा है एपिडोमोलॉजी। एपिडोमियोलॉजी जो होता है ये बोलता है कि सीड एक्ट एज अ मेजर कैरियर फॉर मैनी प्लांट डिजीजेस, ठीक है। तो सीड हेल्थ मैनेजमेंट देयरफॉर एक प्रिवेंटिव डिजीज कंट्रोल का काम करती है। तो पीछे हमने जब पढ़ा था इसीलिए हमने वहां पे हेल्थ को अलग से पढ़ा था, क्योंकि सीड इटसेल्फ बहुत सारी प्लांट डिजीज कैरी कर सकता है। सीड एक्ट एज अ मेजर कैरियर और वेक्टर फॉर मेनी प्लांट डिजीजेस। अगर सीड के अंदर ही पैथोजेंस हो गए तो सीड आपकी सारी फसल को ही बर्बाद कर देगा। तो पैथोजेंस को पहले ही स्टॉप कर देना है बिफोर द एंटर फार्मर्स फील्ड। तो उसके लिए हमें सीड हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, प्रिवेंटिव डिजीज कंट्रोल करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग क्लासेस ऑफ सीड की बात करते हैं। सीड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं पेडिग्री सिस्टम के थ्रू। पेडिग्री सिस्टम क्या बोलता है कि जो सीड क्लासेस हैं एक डिसेंट सिस्टम है, ठीक है, कंट्रोल्ड डिसेंट सिस्टम है जो कि ट्रेसेबिलिटी और प्योरिटी दोनों को इंश्योर करता है। क्या क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस सीड होता है, फिर ब्रीडर सीड होता है, फिर फाउंडेशन सीड, फिर रजिस्टर्ड सीड, फिर सर्टिफाइड सीड। तो हमने यहाँ पे 5 तरह के सीड पढ़े, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। न्यूक्लियस सीड क्या होता है, वो सिर्फ कभी कभी यूज किया जाता है। ये अल्ट्रा प्योर मेंटेनर स्टॉक होता है जो कि ब्रीडर मेंटेन करके रखता है। अल्ट्रा प्योर मेंटेनर स्टॉक बाय द ब्रीडर, ठीक है। फिर ब्रीडर सीड क्या होता है, ब्रीडर सीड जो होता है डायरेक्ट प्रोजेनी होता है अंडर ब्रीडर कंट्रोल। जो सीड्स की ब्रीडिंग कर रहा है उसके कंट्रोल में डायरेक्ट प्रोजेनी है, हाईएस्ट जेनेटिक प्योरिटी होती है इसके अंदर, और ये एक तरह का सोर्स मटेरियल होता है। फिर फाउंडेशन सीड, जो ब्रीडर सीड का फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन है वो हमें फाउंडेशन सीड दे रहा है। फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, इट मेंटेन्स स्पेसिफिक जेनेटिक आइडेंटिटी। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड सीड होता है जो कुछ सिस्टम्स में ऑप्शनल होता है, बट हमेशा रजिस्टर्ड सीड को हम लोग यूज नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, कुछ कुछ केसेस में है, हर क्रॉप के लिए भी जरूरी नहीं होता। ये एक तरह का इंटरमीडिएट प्योरिटी स्टैंडर्ड होता है इसके अंदर। फिर हमारे पास सर्टिफाइड सीड होता है। जो सर्टिफाइड सीड होता है ये फाइनल कॉमर्शियल क्लास होती है फार्मर्स की। ये सेटिस्फैक्ट्री होता है बट एब्सोल्यूट नहीं होती इसकी प्योरिटी, है ना। हाईएस्ट प्योरिटी किसकी है, ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड से ही बाकी सारे सीड बनाए जा रहे हैं। अब इनके लिए अलग अलग कलर्स हैं, कलर्स पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे व्हाइट कलर जो होता है वो ब्रीडर या फाउंडेशन सीड के लिए यूज किया जाता है। पर्पल कलर रजिस्टर्ड सीड के लिए यूज किया जाता है। ब्लू कलर सर्टिफाइड सीड के लिए किया जाता है। तो हम लोग जब सर्टिफाइड सीड यूज कर रहे हैं, हमारे किसान भाई बंधु जब सर्टिफाइड सीड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स उनके टैग का कलर ब्लू कलर का होगा। ईच क्लास हैज डिफाइंड स्टैंडर्ड्स फॉर प्योरिटी परसेंटेज, जर्मिनेशन परसेंटेज, वीट सीड्स एटसेट्रा, ठीक है। उसकी डेप्थ में हम लोगों को यहाँ जाने की नीड नहीं है। कुछ पार्ट अगर यहाँ पे छूट जाएगा उससे हम लोग डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में कंप्लीट करेंगे अलग से। अब ये जो जनरेशनल सिस्टम है ये क्या करता है, ये मल्टीपल जो मल्टीप्लिकेशन है सीड का उन्हें कंट्रोल करके रखता है। जैसे आउट क्रॉसिंग है, सिलेक्शन प्रेशर है, म्यूटेशन है। कैसे, क्योंकि हमारे पास जो क्रॉस जा रहा है वो सर्टिफाइड सीड हमारे पास फार्मर्स के पास जा रहा है। सर्टिफाइड सीड के आगे हमें ब्रीडर सीड से मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ठीक है। अब सीड प्रोडक्शन के हम लोग फंडामेंटल्स की बात करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या है हमारे सीड प्रोडक्शन के अंदर, उसकी हम लोग बात करेंगे। जैसे सीड प्रोडक्शन कुछ कोर साइंटिफिक और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। ये जो प्रिंसिपल्स है ना ये इंश्योर करता है तो सीड है वो जेनेटिकली प्योर रहे, फिजिकली क्लीन रहे, फिजियोलॉजिकली स्ट्रांग रहे और डिजीज फ्री रहे। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रिंसिपल है। जैसे सबसे पहला है आइसोलेशन कॉन्सेप्ट। आइसोलेशन क्या बोलता है कि सीड्स को कंटेमिनेट नहीं होने देना है।
ठीक है। आइसोलेशन कई तरह से होता है, 3 तरह का हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जेनेटिक आइसोलेशन, फिजिकल आइसोलेशन और टेम्पोरल आइसोलेशन। तो आइसोलेशन हमारा सबसे ज्यादा मतलब जो बिल्कुल इनिशियल मेथड है ताकि अनवांटेड मिक्सिंग ऑफ वेराइटीज ना हो पाए। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास मोनोक्रॉपिंग सॉरी है ना, जो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन वाले हैं, होमोजाइगस, तो उसके अंदर क्या, वो तो अपने आप से ही पॉलिनेट होते हैं, उसके अंदर तो हमें मतलब उन्हें अलग अलग करने की नीड है ही नहीं। आइसोलेशन में ऐसे समझ लो कि हम प्लांट्स को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है। अगर हम जब क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ उन्हीं को आसपास रखेंगे जिनका क्रॉस हमें कराना है, बाकी सबको हमें दूर रखना पड़ेगा। दैट मीन्स वहां पे हमें स्पेस ज्यादा रखना होगा प्लांट्स के बीच में। तो जेनेटिक आइसोलेशन क्या होता है? जेनेटिक आइसोलेशन डिस्टेंस, टाइम और फिजिकल बैरियर यूज करता है टू कंट्रोल पॉलन फ्लो। क्यों? क्योंकि पॉलन फ्लो से ही सीड जर्मिनेट होगा। तो सीड जर्मिनेशन के लिए पॉलन फ्लो कंट्रोल करने के लिए डिस्टेंस, टाइम और फिजिकल बैरियर्स लगाता है। इट इज बेस्ड ऑन द क्रॉप पॉलिनेशन बायोलॉजी, whether the crop is self pollinated or cross pollinated, or whether the pollen is carried by wind or insects। ठीक है। तो पॉलन हवा से भी आ सकते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू भी आ सकते हैं, वो भी देखता है, मतलब वो चीज भी देखी जाती है। और क्रॉप इटसेल्फ सेल्फ पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड है, वो चीज भी देखी जाएगी। फिर फिजिकल आइसोलेशन होता है। फिजिकल आइसोलेशन क्या करता है? इट इन्वॉल्व्स फील्ड सैनिटेशन, थॉरो क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट, रिमूवल ऑफ वॉलंटियर प्लांट्स। वॉलंटियर प्लांट्स क्यों? जो पहले से या पुराने स्पिल्ड सीजन, जो पुराने सीजन के सीड्स की वजह से, जैसे कुछ सीड्स गिर गए ना मिट्टी में, उनकी वजह से जो प्लांट्स अपने आप निकल आते हैं, तो वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमारे प्रोसेस के अंदर। फिर टेम्पोरल आइसोलेशन होता है। टेम्पोरल आइसोलेशन क्या होता है? इसमें अलग अलग सोइंग डेट्स को यूज किया जाता है। इट इज अचीव्ड बाय स्टैगरिंग द सोइंग डेट्स, स्पेशली हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज करते हैं, सो दैट फ्लावरिंग ऑफ डिफरेंट वैरायटीज डू नॉट हैपन एट द सेम टाइम। अलग अलग टाइम पे फ्लावर्स होंगे तो अलग अलग टाइम पर पॉलिनेशन होगा, तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो आइसोलेशन में 3 चीजें हुई हमारी, जेनेटिक आइसोलेशन, फिजिकल आइसोलेशन और टेम्पोरल आइसोलेशन। फिर हम लोग बात करते हैं रोगिंग की या फिर रफिंग की, है ना। रोगिंग के अंदर क्या होता है? ये जेनेटिक प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है। इट इज अ सिस्टमेटिक रिमूवल ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है, फ्रॉम द सीड फील्ड। तो जो सीड की फील्ड है वहां से बाकी जितने भी ऑफ टाइप प्लांट्स हैं, जिन प्लांट्स की हमें नीड नहीं है, उन सारे प्लांट्स को हटा देना है, फिर चाहे वो वीड हो, चाहे घास हो, चाहे अनवांटेड क्रॉप्स हो। It requires a deep knowledge of varieties characteristics at every growth stage, vegetative stage, flowering stage, maturity stage। हर स्टेज पे हमें मल्टीपल राउंड्स ऑफ रोगिंग करनी पड़ती है, मतलब आप फिजिकली फील्ड में जाओगे और वहां पे अनवांटेड प्लांट्स को या ऑफ टाइप प्लांट्स को हटाते जाओगे। मल्टीपल राउंड्स ऑफ रोगिंग डन होती है। सबसे पहले हम प्री फ्लावरिंग स्टेज में जाते हैं, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि ये अनवांटेड पॉलन कंटेमिनेशन हटाने की बात करता है। फिर फ्लावरिंग स्टेज पर जाएंगे, प्री हार्वेस्ट स्टेज पर भी जाएंगे। प्रॉपर रोइंग अगर करेंगे या प्रॉपर रोगिंग अगर हम लोग करेंगे, इट इज अ प्रैक्टिकल वे टू मेंटेन जेनेटिक प्योरिटी इन द फील्ड। ठीक है। फिर हम लोग एग्रोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। एग्रोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है सीड क्वालिटी के लिए। जो गुड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, दे आर स्पेशली एडजस्टेड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सीड rather than just high grain yield। ठीक है। तो हाई क्वालिटी सीड को प्रोड्यूस कर रहे हैं rather than grain yield। क्यों? अब उसके बारे में समझते हैं। सोर्सिंग डायनामिक्स होते हैं इसके अंदर। सोर्सिंग डायनामिक्स के अंदर क्या होता है? जो बैलेंस न्यूट्रिशन है और मॉइस्चर सप्लाई है वो मेंटेन रहेगा, सो दैट प्लांट वो सारी एनर्जी अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट को शेयर करेगा या वहां पे डायरेक्ट करेगा। मतलब सीड जो होगा एक तरह का सिंक हो गया। इंस्टेड ऑफ एक्सेस लीफी ग्रोथ, वो प्लांट क्या करेगा? प्लांट सब कुछ सीड में डाल देगा, जो भी न्यूट्रिशन है। फिर कैनोपी मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन और स्पेसिंग यूज की जाती है टू एंश्योर यूनिफॉर्म सीड डेवलपमेंट एंड टू मेक रोइंग एंड फील्ड इंस्पेक्शन इजियर। कैनोपी अगर आपकी प्रॉपरली मैनेज होगी प्लांट की, आपके क्रॉप की, है ना, तो उसमें बेसिकली कि कितने एरिया में कितना प्लांट लगा रहे हैं, उनके बीच में कितना स्पेस है, वो प्रॉपरली रखा जाता है, ताकि सीड सीड डेवलपमेंट आपका यूनिफॉर्म रहे, रोगिंग आप कर पाओ, और अगर फील्ड का इंस्पेक्शन करना पड़ रहा है तो वो भी आप कर पाओ, क्योंकि फिजिकली तो फील्ड पे जाना पड़ेगा ना आपको। फिर है हमारा स्ट्रेस अवॉइडेंस। स्ट्रेस अवॉइडेंस एट क्रिटिकल विंडोज। ठीक है। तो स्ट्रेस अवॉइडेंस एट क्रिटिकल विंडोज क्या करते हैं? जब हमारी स्पेशल टाइम होता है, जैसे फ्लावरिंग का टाइम हुआ, पॉलिनेशन का टाइम हुआ, सीड फिलिंग स्टेजेस का टाइम हुआ, यहाँ पे स्पेशल केयर रखनी पड़ती है। कोई भी अगर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस मतलब कोई भी चीज अगर जरूरत से कम या जरूरत से ज्यादा होती है, फिर चाहे वो मॉइस्चर हो, न्यूट्रिएंट हो या टेम्परेचर हो, ड्यूरिंग दिस पीरियड वो डायरेक्टली सीड के साइज, वेट और विगर को रिड्यूस करती है। देन वी हैव सीड बॉर्न डिजीज मैनेजमेंट। सीड बॉर्न डिजीज मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? जो सीड्स होते हैं, दे कैरी एंड स्प्रेड मेनी टाइप ऑफ डिजीजेस, सो कंप्लीट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज फॉलोड। जैसे डिजीज फ्री सीड यूज करना है स्टार्टिंग मटेरियल में। फील्ड सैनिटेशन होना चाहिए। फील्ड सैनिटेशन से मतलब वहां से पैथोजेंस नहीं होने चाहिए, वहां पर हमारी वीड नहीं होनी चाहिए, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो नहीं होने चाहिए कि वो फीड, कि वो हमारे सीड को
एक तरह से मतलब कि सीड को खराब करें। सीड ट्रीटमेंट होता है विद अप्रोप्रिएट फंगिसाइड्स और बायो कंट्रोल एजेंट्स। की कॉन्सेप्ट क्या है? एक इसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होता है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन हुआ वो क्या करता है, वो प्लांट टू प्लांट स्प्रेड होता है फील्ड के अंदर। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या करता है, जो पैथोजेंस होते हैं वो सीड से पेरेंट प्लांट के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा वर्टिकल ट्रांसमिशन और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। फिर इसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट मैच्योरिटी और हार्वेस्ट मैनेजमेंट का। तो मैच्योरिटी या हार्वेस्ट मैनेजमेंट दोनों की हम लोग जब बात करते हैं तो दोनों का टाइमिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है ना। सीड मैनेजमेंट में या सीड डेवलपमेंट में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो एक फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है कि एक्चुअली में सीड कब बड़ा हो रहा है या सीड कब अपने मैच्योरिटी पर है। दूसरा आता है हार्वेस्ट कब करना है उसे। तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या होती है, वो स्टेज होती है जहां पर कोई भी जो सीड है उसमें मैक्सिमम ड्राई मैटर होता है। क्यों? अगर सीड के अंदर मॉइस्चर रह गया तो वहां पर उसमें फंगस लग जाएगी, उसमें इंसेक्ट्स या उसमें पेस्ट का इशू आ जाएगा, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो जो भी सीड है उसका मैक्सिमम ड्राई मैटर उसने एक्यूमुलेट कर लिया है, सीड का हाईएस्ट विगर है और सीड अपने स्टोरेबिलिटी में है, मैक्सिमम स्टोरेबिलिटी है। यूजुअली ये कब होता है, जब कोई भी क्रॉप हार्वेस्ट मेच्योरिटी पर पहुंचता है उससे पहले फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी आती है। हार्वेस्ट अगर हम इसको जल्दी हार्वेस्ट कर लिया हम लोगों ने तो क्या हो गया, इमेच्योर सीड आएगा, सीड बेकार हो जाएगा। हार्वेस्ट हमने ज्यादा लेट कर लिया तो रिस्क ऑफ शैटरिंग रहेगा, वेदरिंग डैमेज रहेगा या फिर इनफील्ड जर्मिनेशन। मतलब या तो आपने अगर लेट हार्वेस्ट करा आपका सीड बेकार होने लग जाएगा, सीड बुढ़ा हो जाएगा, सीड टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, या फिर फील्ड में ही वो सीड जर्मिनेट करने लग जाएगा। तो ज्यादातर जो क्रॉप्स है they are harvested at 18 to 22% सीड मॉइस्चर कंटेंट और उसके बाद आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड कंडीशंस में उन्हें ड्राई अप किया जाता है। तो इनिशियली आप सीधे ड्राई सीड नहीं हार्वेस्ट कर रहे हो, आप सीड्स को जब हार्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें 18 से 22% मॉइस्चर है, उसके बाद में उन्हें आर्टिफिशियली कंडीशंस के अंदर ड्राई किया जाता है। तो जो पांचों प्रिंसिपल्स हैं जो हमने अभी पढ़े, पांचों प्रिंसिपल्स मिलकर किसी भी एक नॉर्मल क्रॉप को सर्टिफाइड हाई क्वालिटी सीड में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। की ऑपरेशनल कंपोनेंट्स हमारे इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे लैंड और एनवायरमेंट सिलेक्शन। आइडियल सीड प्रोडक्शन एरियाज होते हैं वहां पे लो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। लो ह्यूमिडिटी किस लिए? ताकि डिजीज कंट्रोल रहे। कॉमर्शियल फील्ड से आइसोलेशन होना चाहिए। आइसोलेशन तो हमने पढ़ा, ताकि हमारे पास कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए, कोई भी दूसरी वैरायटी ना आ जाए, कुछ भी मतलब जेनेटिक उसके अंदर डिफरेंसेस ना आने पाए। रिलायबल इरिगेशन, इरिगेशन सोर्सेज रिलायबल होना चाहिए, इरिगेशन का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ना। ज्यादा का तो चलो ठीक है, हमने ह्यूमिडिटी की बात कर ली तो ज्यादा इरिगेशन नहीं होगा, बट वो कम भी ना पड़े। हिस्ट्री ऑफ लो वीड प्रेशर, उस लैंड पर बहुत ज्यादा वीड की कहानी नहीं होनी चाहिए। अगर वीड ज्यादा हुई तो अगेन वो वीड जो है हमारी सीड की क्वालिटी को डैमेज करेगी। फोटो पीरियड और टेम्परेचर, दे मस्ट मैच वैरायटी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रॉपर फ्लावरिंग और सीड सेट। जो हमारा फोटो पीरियड होगा, टेम्परेचर होगा, उन्हें फ्लावरिंग और सीड सेट के लिए जो भी अलग अलग टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की, फोटो पीरियड की, वो उसे मिलनी चाहिए। सेकंड आता है प्लांटिंग एंड क्रॉप हस्बेंड्री। जब प्लांटिंग और क्रॉप हस्बेंड्री की बात करते हैं, अगर हमारे पास लोअर सीड रखेंगे और वाइडर स्पेसिंग रखेंगे देन ग्रीन क्रॉप से, तो क्या होगा, हर सीड के लिए बेटर एरेशन मिलेगा, बेटर लाइट पेनिट्रेशन मिलेगी, रोगिंग की एक्सेस मिलेगी और इंडिविजुअल प्लांट को आप एक्सप्रेस कर पाओगे उसके अंदर। मतलब जब हम फसल उगाते हैं तब तो हम खूब सारे सीड्स एक साथ डाल देते हैं ना, ताकि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी फसल उगे है ना, पूरा हरा भरा लगे। सीड्स के केस में ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर सीड्स का स्पेस देना पड़ेगा सो दैट उसमें आइसोलेशन भी प्रॉपर रहे। आप रोगिंग के लिए जा रहे हो तो आपको एक्सेस मिल पाए, आप फील्ड विजिट के लिए जा रहे हो, इंस्पेक्शन करने जा रहे हो अपने फार्म का, तो आपको जगह तो मिले चलने की। और ऐसे गन्ने के खेत है, गन्ने के खेत लाइन से गन्ने हो रखे हैं, उसके अंदर आप चल पाओगे? आप टीवी सीरीज देखो, उसके अंदर तो लोगों के सिर्फ मर्डर होते हैं। फिर प्रिसीजन सोइंग फॉर यूनिफॉर्म स्टैंड्स। प्रिसीजन सोइंग फॉर यूनिफॉर्म स्टैंड से हमारा क्या मतलब है, जो इसमें हमारा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट और वाटर मैनेजमेंट का काम है वो होना चाहिए। इसमें क्या है कि लग्जरी कंजम्पशन भी नहीं होना चाहिए और डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सेस भी ना रहे, स्पेशली पानी की, और किसी चीज की कमी भी ना रहे, इसलिए मैनेजमेंट जरूरी है, न्यूट्रिएंट का भी और वाटर का भी। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कंपोनेंट्स। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा 3 लाइन सिस्टम, एक होता है 2 लाइन सिस्टम। जो 2 लाइन सिस्टम होता है, फोटो थर्मो सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी होती है इसके अंदर। 2 लाइन सिस्टम को बस ऐसे याद रखो, फोटो थर्मो सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट में 2 लाइन सिस्टम के लिए वन वर्ड सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं रखना हमें। 3 लाइन सिस्टम पर जाते हैं। 3 लाइन सिस्टम जो होता है सीएमएस बेस्ड होता है। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, ए बी आर। ए होता है हमारा मेल स्टेराइल, बी होता है मेंटेनर
आर होता है रिस्टोरर। तो इसमें 3 लाइन्स होती हैं, एक लाइन ऐसी आई, एक लाइन ऐसी आई, एक लाइन ऐसी आई। ये 3 लाइन का बना। जब 2 लाइन की बात करते हैं तो एक लाइन ऐसी आई, एक लाइन ऐसी आई। ठीक है, तो इसके अंदर प्रिसाइज प्लांटिंग रेशियो चाहिए होता है, जैसे 2:6 या फिर 4:8। ये फीमेल और मेल वैरायटी का रेशियो रहेगा, या फीमेल और मेल जेंडर ऑफ द प्लांट का रेशियो रहेगा कि 4:8 में लगाना है या 2:6 में लगाना है। इसमें सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग की जाती है। सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग के लिए टर्म है GA3 या फिर डेट एडजस्टमेंट। अभी जो टर्म्स है ना, ये आपकी बायोलॉजिकल टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म्स है, इसमें हम लोग अपनी छिड़गानी नहीं करेंगे, ना हमें ज्यादा डेप्थ में जाना, क्योंकि मुझे आप लोगों को बॉटनिस्ट नहीं बनाना है। सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग के लिए डेट एडजस्टमेंट किया जाएगा, और सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन होता है इसके अंदर, 3 लाइन सिस्टम के अंदर। 2 लाइन मैंने आपको बता दिया। बट इसमें चैलेंजेस क्या है, जो हम बीच में मेंटेनर लगा रहे हैं ना, मेंटेनर को प्योरिटी उसकी मेंटेन करना ये मुश्किल काम होता है, तो वो हमारा एक चैलेंज है। आउट क्रॉसिंग रेट्स हमें देखना होता है, और पोलन लोड मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है, पोलन बहुत ज्यादा हो जाता है, आपको वो भी देखना होता है कि जरूरत से ज्यादा पॉलिनेशन होगा, एक पोलन दूसरे फ्लावर को उठ के तीसरे फ्लावर पर आ जाएगा, तो क्या होगा, तो आपकी जेनेटिक प्योरिटी जो है वो अफेक्ट होने लग जाएगी सीड की। फिर हम लोग बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग की। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, सीड तो आपने निकाल लिया, अब क्या, अब उसे कैसे हैंडल करोगे। उसके लिए ब्रिज टू प्रोसेसिंग का काम होता है। ठीक है, क्या कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग को, ब्रिज टू प्रोसेसिंग। सबसे पहले सीड की थ्रेशिंग करनी है विदाउट एनी मैकेनिकल डैमेज, कोई मैकेनिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद सीड को हमें ड्राई करना है, टू सेफ मॉइस्चर लेवल्स विदाउट ओवर हीटिंग। अब आप आर्टिफिशियली सीड का मॉइस्चर सुखा रहे हो, मतलब आप गर्म तो करोगे ही, अब वो ओवर हीट भी नहीं होना चाहिए। ओवर हीट हो गया तो फिर सीड फिर डैमेज हो जाएगा। फिजिकल कंटेमिनेंट्स जो है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं तो फिजिकल कंटेमिनेंट्स आते रहेंगे ना, कुछ नहीं तो धूल ही आ जाएगी, दूसरे सीड्स मिल जाएंगे उसके अंदर। तो आपको फिजिकल कंटेमिनेंट्स भी हटाने हैं बिफोर फॉर्मल प्रोसेसिंग। तो हमने क्या करा, हमने थ्रेशिंग करा, उसके बाद हम लोगों ने ड्राइंग करा टू सेफ मॉइस्चर लेवल, और उसके बाद हम लोगों ने क्लीनिंग करी, सो दैट हम लोग कोई भी कंटेमिनेंट जो अगर उसके अंदर आ रहे हैं, हम उन कंटेमिनेंट्स को हटा पाए। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल और सर्टिफिकेशन, ये रेगुलेटरी बैकबोन होता है। क्वालिटी कंट्रोल और सर्टिफिकेशन की बात जब की जाती है, तो अलग अलग सर्टिफाइड एजेंसीज के थ्रू, मतलब एक ही सर्टिफाइड एजेंसी जैसे कोई हुई तो अलग अलग स्टेजेस पे आके फील्ड इंस्पेक्शन करती है, आपका फील्ड सही है नहीं है। जैसे रोइंग के लिए चाहिए, और रोइंग के टाइम पे आप याद करिए हमने फील्ड इंस्पेक्शन की भी मैंने आपसे बात की थी। तो सर्टिफिकेशन एजेंसी जो होती है, रेगुलेटरी एजेंसी जो है आपके सीड के लिए, वो आके फील्ड का इंस्पेक्शन करेगी। सीड टेस्टिंग की जाती है। सीड टेस्टिंग के लिए ISTA या फिर बाकी नेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, प्योरिटी एनालिसिस करना, जर्मिनेशन टेस्ट करना, मॉइस्चर देखना, ट्रेट्राजोलियम देखना, और हेल्थ टेस्टिंग। ठीक है, सीड की टेस्टिंग की जाती है। ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। ग्रो आउट टेस्ट क्या है, कि नेक्स्ट सीजन में इनकी जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करना। लेबलिंग और ट्रेसेबिलिटी होती है, हर सीड के लिए, या जो सीड के लॉट्स है उनका लॉट नंबर किया जाता है, सोर्स, क्लास और स्टैंडर्ड्स। तो मतलब सीड्स का पूरा एक तरह का बायोडेटा बन जाता है, जैसे ब्लड बैंक होता है ना, वैसे ही समझ लीजिए कि सीड का बैंक बन जाता है। ब्लड बैंक में आपके पास हर ब्लड का सोर्स है, कि कौन सा ब्लड कहाँ से आया, उस पेशेंट की पूरी प्रोफाइल होती है। अच्छा, अब इस सब में चैलेंजेस क्या हैं, 4 मेजर चैलेंजेस आते हैं, एनवायरमेंटल, फार्मर कंप्लायंस, इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ और बायोडाइवर्सिटी वर्सेस प्योरिटी। एनवायरमेंटल चैलेंजेस की हम लोग जब बात करते हैं, तो जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से आइसोलेशन एफिकेसी और सीड फिलिंग जो है अफेक्ट हो रही है, ये एनवायरमेंटल वेरिएबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पहले से नहीं पता मानसून कब आएगा, पहले जून में बारिश होने लग जाती थी, फिर जुलाई में होनी शुरू हुई, फिर अगस्त तक मानसून पहुंच गया, कभी बारिश कम हो रही है, कभी बारिश ज्यादा हो रही है। सिमिलरली गर्मी, गर्मी जैसे पिछले 2-3 सालों से बहुत ज्यादा पड़ रही है, पहले इतनी ज्यादा नहीं पड़ती थी। तो ये हमारी एनवायरमेंटल वेरिएबिलिटी आई। फार्मर कंप्लायंस, रोइंग जो काम है वो इंटेंसिव लेबर काम है, क्या फार्मर उस काम को करने के लिए रेडी है। मैकेनिकल मिक्सिंग इन कॉमन स्मॉल होल्डर सिस्टम, मैकेनिकल मिक्सिंग के भी इश्यूज आ जाते हैं। फिर हमारा इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ आ जाता है, जो सीड क्रॉप्स है ना, कई बार क्या होता है उनमें इमीडिएट यील्ड नहीं होती है उतनी ज्यादा, हायर वैल्यू होगी बट इमीडिएट यील्ड नहीं है, तो इसलिए फिर किसानों को लगता है कि ठीक है, इससे तो हम कुछ और उगाएं। और बायोडाइवर्सिटी वर्सेस प्योरिटी, मतलब जो हमारी लैंड रेसेस हैं और सर्टिफाइड हाई यील्डिंग वेराइटी वाले सीड्स हैं, उनके बीच में भी एक ट्रेड ऑफ करना होता है। तो ये हमारे अलग अलग चैलेंजेस हुए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीड प्रोसेसिंग की। जब सीड प्रोसेसिंग की हम लोग बात करते हैं, तो सीड प्रोसेसिंग हमारी सीड कंडीशनिंग के नाम से भी जानी जाती है। सीड प्रोसेसिंग इज ऑल्सो नोन एज सीड कंडीशनिंग, और ये एक पोस्ट हार्वेस्ट साइंस है, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, जो कि रॉ फील्ड हार्वेस्टेड सीड को हाई क्वालिटी प्लांटेबल और मार्केटेबल सीड में कन्वर्ट करता है। सीड प्रोसेसिंग में क्या हुआ, जो हमारा रॉ फील्ड हार्वेस्टेड सीड है,
सीड है उससे हम लोग हाई क्वालिटी प्लांटेबल और मार्केटेबल सीड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जो सीड प्रोडक्शन का हमारा काम था उसने क्या करा, उसने सिर्फ जेनेटिक मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करा। अभी जो हमने इससे पहले सीड प्रोडक्शन पढ़ा, सीड प्रोडक्शन ने जेनेटिक मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करा अंडर फील्ड कंडीशन। अब जो प्रोसेसिंग का काम है, प्रोसेसिंग क्या करता है, उसके फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और सैनिटरी अपग्रेडेशन की बात करता है। हमने जेनेटिकली सीड को मल्टीप्लाई करा, अब उस मल्टीप्लाइड सीड को आगे हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका सैनिटरी अपग्रेडेशन, ये पूरे लॉट का कर रहे हैं। अब एक सीड का नहीं कर रहे हैं, पूरा जो हम लोगों ने सीड डेवलपमेंट के अंदर जितने भी सीड्स निकाले, सीड प्रोडक्शन में जितने भी सीड निकाले, उसकी बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। इट इज द क्रिटिकल ब्रिज बिटवीन प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन। रॉ सीड जो होती है ना, जो हार्वेस्टेड और थ्रेस्ड है, उसके अंदर इनर्ट मैटर होंगे काफी सारे, जैसे कुछ पत्थर के टुकड़े आ गए, मिट्टी आ गई, चैप्स आ गए, कुछ ब्रोकन सीड्स हो गए, दूसरे क्रॉप के सीड्स होंगे, वीड सीड्स होंगे, कुछ इमेच्योर, श्रिवल्ड, डैमेज या डिसकलर्ड सीड्स होंगे, हाई और हाई और अनइवन मॉइस्चर वाले सीड्स होंगे, या हो सकता है कि किसी में कुछ सीड बॉन्ड पैथोजेंस हो या फिर इंसेक्ट इन्फेस्टेशन हो। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज अफेक्ट होगी, यूनिफॉर्मिटी बिगड़ेगी, स्टोरेबिलिटी बिगड़ेगी और सोइंग की एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो प्रोसेसिंग क्या करता है, प्रोसेसिंग इन फिजिकल डिफरेंसेस को देखते हुए, मतलब सीड्स के जो फिजिकल डिफरेंसेस है उसको देखते हुए, उसमें से जो हमारे डिजायरेबल सीड्स हैं उन्हें अलग कर देगा और जो कंटेमिनेंट्स है उन्हें अलग कर देगा, सो दैट मैक्सिमम हाई क्वालिटी सीड्स हमें मिल पाए और मैकेनिकल डैमेज और वायबिलिटी लॉस कम से कम हो। तो ये काम किसका हुआ, सीड प्रोसेसिंग का हुआ। सीड प्रोसेसिंग के अंदर क्या चीज है, जो प्रोसेसिंग होती है सीड्स की, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, साइज पे, शेप और सरफेस टेक्सचर पे, डेंसिटी पर, एरोडायनामिक बिहेवियर पे, कलर और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वो कभी कभी यूज होती हैं, और एफिनिटी फॉर लिक्विड, ये सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक की इंजीनियरिंग प्रिंसिपल लगता है, सीक्वेंशियल ऑपरेशन लगते हैं दैट प्रोग्रेसिवली नैरो द लॉट टुवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी विदाउट एक्सेसिव सीड लॉस और डैमेज। हर मशीन टारगेट करती है एक या एक से ज्यादा डिफरेंसेस को। ओवर प्रोसेसिंग अगर होगी तो उसमें जो लॉट साइज रिड्यूस होने लग जाएगा, सॉरी, जब ओवर प्रोसेसिंग हम लोग इसको बार बार करते हैं तो लॉट साइज की अनप्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, अंडर प्रोसेसिंग होगी और वो फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फिल कर देगा। अगर ओवर प्रोसेसिंग हमने कर दी तो लॉट साइज रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से अनप्रॉफिटेबिलिटी होगी, अंडर प्रोसेसिंग करेंगे तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारे फेल हो जाएंगे। डिटेल्ड स्टेप्स क्या है हमारे सीड प्रोसेसिंग में, सबसे पहला हमारा है रिसीव्ड एंड प्री स्टोरेज। आपको सीड मिल गया, आपने उसको लेने का सीधे तो प्रोसेसिंग में नहीं डाल दोगे ना कि एक हाथ से लिया और वहां मशीन में फेंक दिया, आप उसको पहले प्री स्टोर करोगे। उसके अंदर सीड्स की वेट देखा जाता है, सैंपल देखा जाता है, इनिशियल क्वालिटी असेसमेंट होता है। फिर सीड्स को, जो फील्ड से सीड आया है, उसे टेम्पररी स्टोरेज किया जाएगा। तो फीड का जो सीड आ रहा है ना, उसे हम रॉ सीड बोल रहे हैं, तो उसका टेम्पररी स्टोरेज होता है अंडर कंडीशन दैट प्रिवेंट हीटिंग एंड डिटोरिएशन। तो कॉन्सेप्ट क्या है, लॉट आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से ही ट्रेसेबिलिटी उसकी हो रही है। फिर है हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग सीड को ड्राई कर रहे हैं। ड्राई के अंदर क्या है, ड्राइंग स्टेज क्रिटिकल होती है क्योंकि हाई मॉइस्चर है ना, हाई मॉइस्चर सीड हमने लिया ना 12 से 18% मॉइस्चर वाला। तो तो यहाँ पे हम लोगों को ड्राइंग करना जरूरी है ताकि रेस्पिरेशन मिले, हीटिंग हो, मोल्ड ग्रोथ हो और रैपिड वाइबिलिटी लॉसेस हो जाए इसमें, मतलब हो सकता है यहाँ पे। टारगेट मॉइस्चर क्या है, सीरियल्स का जो टारगेट मॉइस्चर होता है वो 10 से 12% रहता है, पल्सेस का 8 से 10% और ऑयल हीट का 6 से 8%। प्रिंसिपल क्या है ड्राइंग के पीछे, कि कंट्रोल्ड टेम्परेचर और एयर फ्लो ड्राइंग इसमें की जाती है ना, 40-45 से ज्यादा डिग्री पे हमें नहीं जाना होता है। सन ड्राइंग कॉमन होती है बट वेदर डिपेंडेंट होती है। अब आप जनवरी फरवरी के टाइम में सन ड्राई नहीं कर पाओगे। मैकेनिकल ड्रायर्स यूज किए जाते हैं क्योंकि वो प्रिसीजन ऑफर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना, जितना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशियंट है। प्री क्लीनिंग की बात करते हैं, प्री क्लीनिंग को हम लोग स्कैल्पिंग भी बोलते हैं। स्कैल्पिंग क्या करता है, जो कुछ लार्ज डेब्रिस है, कुछ पत्ते आ गए, कुछ डंडी आ गए, छोटे मोटे टुकड़े आ गए, वो सारे हटाने हैं। प्री क्लीनिंग के अंदर ही लार्ज डेब्रिस, डस्ट, ये सब चीजें हटाई जाती है यूजिंग एयर स्क्रीन क्लीनर्स। तो एयर क्लीन स्क्रीनर्स कौन से स्टेज में यूज होते हैं, प्री क्लीनिंग में यूज होते हैं। पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट डाउनस्ट्रीम मशीन्स एंड इंप्रूव फ्लो। फाइन क्लीनिंग और फाइन क्लीनिंग और ग्रेडिंग की जाती है, ये हो गया स्टेप 4। फाइन क्लीनिंग और ग्रेडिंग के अंदर क्या होता है, एयर स्क्रीन क्लीनर्स यूज हो रहे हैं, इसमें मल्टीपल स्क्रीन लगेंगी, एस्पिरेशन होगा, तो ये क्या करेगा, साइज और डेंसिटी के हिसाब से मटेरियल्स को हटा देगा। ग्रेविटी सेपरेटर्स लगेंगे। ग्रेविटी सेपरेटर्स कौन सी स्टेज से यूज हो रहे हैं, फाइन क्लीनिंग और ग्रेडिंग से। ग्रेविटी सेपरेटर का क्या काम है, इट यूजेस डेंसिटी डिफरेंसेस ऑन ऑस्किलेटिंग इंक्लाइंड एंड एयर फ्लूइडिजाइज्ड डेक। हैवी गुड्स, जो हैवी सीट्स होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे, जो लाइट होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे।
मतलब उनके वेट के हिसाब से ग्रेविटी सेपरेटर उन्हें अलग अलग कर देगा सीड्स को। फिर हम लोग बात करेंगे इंडेंटेड सिलेंडर की। जब इंडेंटेड सिलेंडर की बात कर रहे हैं या लेंथ सेपरेटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रोटेटिंग ड्रम होंगे विद इंडेंट्स। रोटेटिंग ड्रम होंगे, शॉर्टर सीड लिफ्ट होगा और ड्रॉप आउट होगा। स्पाइरल सेपरेटर या वाइब्रेटरी सेपरेटर्स की हम बात करें, स्पाइरल सेपरेटर या वाइब्रेटरी सेपरेटर जो होते हैं शेप बेस्ड होते हैं, सीड्स को शेप बेस्ड उन्हें अलग अलग करते हैं। डी स्टोनर्स होते हैं, ये स्टोन्स हटाएंगे बेस्ड ऑन द डेंसिटी। कलर सॉल्टर्स होते हैं, ऑप्टिकल भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक भी होंगे, ये डिसकलर्ड ऑफ टाइप सीड्स को हटाएंगे यूजिंग कैमरा एंड एयर जेट्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइन क्लीनिंग और ग्रेडिंग करते हैं, मतलब आलतू पालतू सामान हमने हटा दिया। ऊपर हमारा प्री क्लीनिंग था जो स्कैल्पिंग स्टेज थी, अब हम लोगों ने कोर कंडीशनिंग करी है। कोर कंडीशनिंग के ये सारा प्रोसेस जा रहा है, पहले एयर स्क्रीन क्लीनर्स में गए, फिर ग्रेविटी सेपरेटर्स में गए, फिर इंडेंटेड सिलेंडर्स में गए, स्पाइरल सेपरेटर में या वाइब्रेटरी सेपरेटर्स में गए, फिर डी स्टोनर्स में गए और फिर कलर सॉल्टर्स में गए। इसके बाद स्पेशलाइज ट्रीटमेंट मिलता है जो कि एक तरह से वैल्यू एडिशन होता है। सीड ट्रीटमेंट होता है, इसमें प्राइमिंग होती है और पैलेटिंग होती है। सीड ट्रीटमेंट क्या करेगा, उसमें फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, नेमाटिसाइड डालेगा, बायो एजेंट्स डालेगा। तो इसके और दूसरा इसके अंदर फिल्म कोटिंग होती है या फिर पेल्टिंग होती है फॉर प्रिसीजन एंड सेफ्टी। प्राइमिंग या इन्विगोरेशन में क्या होता है, इसमें कंट्रोल हाइड्रेशन होता है टू एनहेंस विगर। पेलेटिंग या एनकैप्सुलेशन के अंदर क्या आता है, ये स्मॉल या इरेगुलर सीड्स के लिए होता है टू इंप्रूव देयर हैंडलिंग। फिर क्वालिटी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन होता है, इसमें सैंपल टेस्टिंग होती है एज पर आईएसटीए रूल्स। आईएसटीए क्या है, जो हमारी सीड टेस्टिंग एजेंसीज हैं। टेस्ट क्या होंगे, इसमें फिजिकल प्योरिटी देखी जाएगी, जर्मिनेशन देखा जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, मॉइस्चर, विगर देखा जाएगा, सीड हेल्थ देखी जाएगी, जेनेटिक प्योरिटी देखी जाएगी। और जिन लॉट्स के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक एक सीट देख रहे हो, लॉट्स में से आपने रैंडमली 2 सीट उठा लिए, उसी के बेसिस पे पूरे लॉट को जज किया जाएगा। तो जिन लॉट्स में स्टैंडर्ड्स मीट हो गए उन्हीं को ही आगे बैग किया जाएगा, मतलब उन्हें बैगिंग के लिए लेकर जाया जाएगा। बैगिंग, लेबलिंग, सीलिंग और स्टोरेज। तो इसके अंदर जब सील का हमारा सर्टिफिकेशन हो गया, जिन्होंने स्टैंडर्ड्स मीट कर दिए, उन्हीं को फिर हमने आगे बैगिंग स्टेज में पहुंचा, उसमें एक्यूरेट वेइंग और स्टिचिंग की जाएगी। सर्टिफिकेशन टैग लगा जाएगा, सर्टिफिकेशन टैग के अंदर लॉट नंबर, वैरायटी, क्लास, जर्मिनेशन परसेंटेज, डेट एटसेट्रा इस तरह के फीचर्स होंगे। फिर इन्हें कूल, ड्राई, वेंटिलेटेड गोडाउन में रखा जाएगा स्टैकिंग हाइट लिमिट के हिसाब से। इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगता है मेंटेनिंग सीड विगर थ्रू इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल। ठीक है, तो ये था हमारा सीड प्रोसेसिंग। अब तक हम लोगों ने सीड प्रोडक्शन और सीड प्रोसेसिंग को समझ लिया है। अब इसके अंदर कुछ एडवांस और इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जैसे प्रिसीजन प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रिसीजन प्रोसेसिंग के अंदर क्या है, एआई बेस्ड सॉल्टर्स है, सेंसर ड्रिवन एडजस्टमेंट्स है, सीड एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे बायो प्राइमिंग है, नैनोटेक कोटिंग्स हैं, ऑस्मो प्राइमिंग है स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए। सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी में डस्ट कंट्रोल आ रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी ड्रायर्स आ रहे हैं, वेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। ओके, और रेगुलेटरी कंप्लायंस है। रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हमें मीट करना है ताकि मिनिमम जर्मिनेशन रहे, प्योरिटी मैक्सिमम रहे फॉर सर्टिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट्स। फिर इसके बाद हमारे इसके अंदर चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले तो क्रॉप स्पेसिफिक बिहेवियर ही होता है। जैसे जो ऑयल सीड्स होंगे वो ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, जो स्मॉल सीडेड क्रॉप्स होते हैं उन्हें ज़्यादा फाइनर स्क्रीन चाहिए होती है। वायबिलिटी प्रिजर्वेशन की बात होती है कि जितने भी हम मैकेनिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं, चाहे थ्रेशिंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जहां पर भी मैकेनिकल ऑपरेशन है, वो कुछ हीट और इम्पैक्ट तो जनरेट करते ही है ना। तो उसमें से कुछ सीड्स डैमेज भी होते होंगे, तो जो क्यूमुलेटिव डैमेज जो होता है मल्टीपल सीड्स को हार्वेस्ट करने का, थ्रेश करने का या बाकी पूरे प्रोसेस का, वो हमारा मिनिमाइज होना चाहिए। थर्ड, इकोनॉमिक एफिशिएंसी का चैलेंज है कि हमें थ्रूपुट, रिकवरी रेट और क्वालिटी टू रिमेन प्रॉफिटेबल, तीनों चीजों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। स्मॉल होल्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में इसमें कम्युनिटी लेवल मिनी प्रोसेसिंग यूनिट्स बनानी होती है सीड विलेजेस में, सो दैट ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो कम हो जाए और लोकल वैल्यू एडिशन हो पाए। ये हमारे चैलेंजेस और कंसिडरेशन है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीड विलेज कॉन्सेप्ट की, जिसे हम लोग बीज ग्राम योजना या सीड विलेज प्रोग्राम भी कहते हैं। सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी सेंट्रिक स्ट्रेटजी होती है, सो दैट वहीं पर क्वालिटी सीड प्रोड्यूस हो पाए और आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। इसमें क्या करा, इसके अंदर एक सेंट्रलाइज सीड सिस्टम से हटके फॉर्मल सप्लाई चेन्स बना दी टुवर्ड्स पार्टिसिपेटरी, लोकलाइज और सेल्फ रिलायंट मॉडल्स। ठीक है, जो एक प्योरली सेंट्रलाइज फॉर्मल सप्लाई चेन थी, वहां से हटके हम लोग पार्टिसिपेटरी, लोकलाइज और सेल्फ रिलायंट मॉडल्स की तरफ आ गए। ऐसे समझ लीजिए कि पहले यूपी की, पहले उत्तर प्रदेश के खाली 4 गांव में होता होगा, अब उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गांव में होता है। इट एड्रेसेस द स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ सीड डिलीवरी इन स्मॉल होल्डर डोमिनेटेड एग्रीकल्चर, लो सीड रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, ये SRR होता है, सीड रिप्लेसमेंट रेट।
delayed availability, high cost, poor quality of farm saved seeds and limited access to improved varieties. तो सीड विलेज का कॉन्सेप्ट आया क्यों? क्योंकि पहले जब सीड विलेज का कॉन्सेप्ट नहीं था, सेंट्रलाइज सीड्स का कॉन्सेप्ट था, तो उसके अंदर क्या था, पहले सेंट्रलाइज फॉर्मल सप्लाई चेन थी, तो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल वीकनेस थी। जैसे सीड रिप्लेसमेंट का रेट बहुत लो था, जो अवेलेबिलिटी थी उसमें डिले होता था, हाई कॉस्ट था, पुअर क्वालिटी ऑफ फार्म सेव्ड सीड्स होती थी, लिमिटेड एक्सेस होता था इंप्रूव्ड वैरायटीज का। तो हम लोग क्या लेकर आए, हमने इसके अंदर कॉम्पैक्ट एरिया अप्रोच लेकर आए। कॉम्पैक्ट एरिया अप्रोच के अंदर क्या बोला, सीड प्रोडक्शन को जियोग्राफिकली क्लस्टर्ड मैनर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, वन विलेज और ग्रुप ऑफ कॉन्टिन्यूस विलेजेस, सो दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ पाए इन ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, सर्टिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो जब छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी हो जाती है ना, उसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। ऐसा मतलब कि एक किसान अपनी किसी फसल का रेट लेने के लिए गया है, उसको शायद उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट अगर 15 किसान लेकर जाएंगे, या मान लो 15 गांव इकट्ठे होकर लेकर जा रहे हैं, तो उनके पास बड़ी बार्गेनिंग पावर हो जाती है। तो वो चीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाती है, मतलब उस कॉन्सेप्ट से आप रिलेट कर सकते हो। फार्मर्स को ही सीड प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा इसके अंदर, ये सीड विलेज के कॉन्सेप्ट के अंदर। तो फार्मर्स को ट्रेन करेंगे, तो वो सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं है बट एक्टिव प्रोड्यूसर्स भी रहेंगे, और क्वालिटी सीड को सप्लाई करेंगे, सो दैट फार्मर टू फार्मर सीड चेन हो जाए। विन विन इंटीग्रेशन, इसमें जो फॉर्मल सीड सिस्टम की स्ट्रेंथ थी, जैसे ब्रीडर, फाउंडेशन सीड, सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, इन्हें हम लोग इनफॉर्मल सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट करेंगे। लोकल अडेप्टेशन, टाइमलीनेस, ट्रस्ट, अफोर्डेबिलिटी। सेल्फ रिलायंस पैराडाइम होगा, इसमें पैराडाइम होगा। सेल्फ रिलायंस पैराडाइम से क्या मतलब है, जो विलेज होगा वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा क्वालिटी सीड में, डिस्टेंट गवर्नमेंट या प्राइवेट सप्लायर्स पे उसे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, और वेराइटल रिप्लेसमेंट और रेजिलियंस वहां की इंप्रूव हो जाएगी। तो हम लोग इसकी कोर फिलॉसफी क्या लेकर आए सीड विलेज कॉन्सेप्ट में, कॉम्पैक्ट एरिया अप्रोच थी, फार्मर को सीड प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर बनाया, विन विन इंटीग्रेशन करा, सेल्फ रिलायंस पैराडाइम हुआ। कॉम्पैक्ट एरिया के अंदर हमने क्या बोला कि सीड प्रोडक्शन को हम ज्योग्राफिकली क्लस्टर्ड मैनर में करेंगे, या तो एक गांव में या फिर ग्रुप ऑफ कॉन्टिन्यूस विलेजेस में, सो दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आ पाए, हम वहां लोगों को ट्रेन कर पाए, मॉनिटर कर पाए, सर्टिफिकेशन हो पाए उनका, और डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। फार्मर्स को ही ट्रेन करेंगे, सो दैट फार्मर सीड प्रोड्यूसर बनेंगे, फार्मर ही एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। तो फार्मर सिर्फ और सिर्फ सीड के कंज्यूमर नहीं है, फार्मर एक्टिव प्रोड्यूसर बन के, सप्लायर बन के फार्मर टू फार्मर सीड चेन चलाएंगे। विन विन इंटीग्रेशन है कि जो हमारा फॉर्मल सीड सिस्टम था, जिसके अंदर कोई गवर्नमेंट लैब या गवर्नमेंट सप्लायर या प्राइवेट सप्लायर होता था, तो वहां पे ब्रीडर, फाउंडेशन सीड होते थे, सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स होते थे, वो सब फॉलो किए जाएंगे, बट उसके साथ में इनफॉर्मल सिस्टम स्ट्रेंथ को भी लेकर आएंगे। जैसे जब कॉम्पैक्ट एरिया के अंदर गए तो लोकली हम लोगों ने सीड प्रोड्यूस करने शुरू करे ना, तो लोकल अडेप्टेशन, टाइमलीनेस, ट्रस्ट और अफोर्डेबिलिटी। और आखिरी सेल्फ रिलायंस पैराडाइम था कि जो विलेजेस होंगी वो क्वालिटी सीड के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगी, उन्हें अब डिस्टेंस पे बैठे हुए या फिर दूर दराज के गवर्नमेंट के स्टोर पे या प्राइवेट सप्लाई पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी कोर फिलोसफी थी सीड विलेज कॉन्सेप्ट के पीछे की। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो वही था कि इट विल अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ फार्म सेव्ड सीड्स, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज एसआरआर प्रोग्रेसिवली, एसआरआर होता था हमारा सीड रिप्लेसमेंट रेट। तीसरा था एनहांस हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ऑफ हाई यील्डिंग, डिजीज रेजिस्टेंट एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज। बट उसके अलावा कुछ सेकेंडरी बेनिफिट्स भी मिले, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी थे इसके, जैसे टाइमली अवेलेबिलिटी रहेगी, है ना, और डोर स्टेप पे अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिलेगा। मतलब जब एक गांव है तो दूसरा गांव कितनी दूर है, ऐसा तो नहीं है ना कि 4 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के फिर लेकर आना पड़ रहा है। पता चला कि कोई मुरादाबाद में रह रहा है, उसे गाजियाबाद आना पड़ रहा है 250 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर, वो नहीं है, अब तो 5-7 किलोमीटर के अंदर हो जाएगा, 10 किलोमीटर बहुत ज्यादा। इंक्रीज सर्टिफाइड क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया। इंप्रूव फार्मर इनकम थ्रू सीड एंटरप्रेन्योरशिप, जब एक सीड एंटरप्रेन्योरशिप के एवेन्यूज ओपन हुए तो उसमें उनकी इनकम भी बढ़ेगी। बिल्ड लोकल कैपेसिटी इन सीड टेक्नोलॉजी एंड सर्टिफिकेशन, स्ट्रेंथन सीड सिक्योरिटी ड्यूरिंग कंटीजेंसीज, है ना, तो उसमें सीड सिक्योरिटी भी हो जाएगी ड्रॉट्स और फ्लड्स के केस में। फिर इसमें हमारा ऑपरेशनल फ्रेमवर्क क्या है, की ऑपरेशनल फीचर्स क्या है। सबसे पहले तो जोग्राफिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम लोग सुटेबल विलेजेस को सेलेक्ट करेंगे। अब विलेज को सेलेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन होगी, इरिगेशन, सॉइल, क्लाइमेट, है ना। जो भी हम क्रॉप है, जिसका भी हमें सीड बनाना है, वो किस पे डिपेंड करेगा, टारगेट क्रॉप क्या है, फार्मर का इंटरेस्ट क्या है, लेबर की अवेलेबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे इरिगेशन, सॉइल और क्लाइमेट सुटेबिलिटी की हम बात करेंगे। मिनिमम ग्रुप साइज होना चाहिए कम से कम 25 से 150 फार्मर्स के बीच का, और 10 प्लस हेक्टेयर का क्लस्टर होना चाहिए टू मेक सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग वायबल। इससे कम पे ना तो सर्टिफिकेशन वायबल होगा, अगर इससे कम पे लैंड, इससे कम लैंड पे बात कर रहे हैं, ना ही ट्रेनिंग वायबल होगी अगर मिनिमम 25 या 150 तक के फार्मर्स नहीं है।
ये जोग्राफिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर सीड फ्लो मैकेनिज्म। सीड फ्लो मैकेनिज्म के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट या एसएयूज जो होंगे वो फाउंडेशन सीड देंगे या फिर एक सर्टिफाइड सीड देंगे सब्सिडाइज रेट्स पे। ठीक है, सब्सिडाइज रेट्स क्या है? सीरियल्स के लिए 50% सब्सिडी होगी, पल्सेस ऑयल सीड्स के लिए 60% सब्सिडी होगी, बट इट इज लिमिटेड टू 1 एकड़ पर फार्मर। तो आप सोचो अगर 25 फार्मर हो गए तो 25 एकड़ तक के लिए आपको सर्टिफाइड सीड्स मिलेंगे। फार्मर प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड्स फॉलोइंग साइंटिफिक प्रैक्टिसेस। फिर फार्मर सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस करेंगे, आइसोलेशन, रोकिंग, ये सारी जो हमने पीछे पढ़ी थी सीड प्रोडक्शन में, उसके थ्रू। अब उसका कुछ पार्ट तो वो अपने यूज के लिए रिटेन कर लेंगे, और जो भी सरप्लस होगा वो विद इन विलेजेस या नेबरहुड विलेजेस में रीजनेबल प्राइस पे सेल आउट कर देंगे। तो एक तरह से उनके पास एवेन्यूज बढ़ गए। अब सिर्फ और सिर्फ अपने क्रॉप के फसल पे डिपेंड नहीं करेंगे, वो अपने सीड पर भी डिपेंड करेंगे। टेक्निकल बैकस्टॉपिंग। टेक्निकल बैकस्टॉपिंग के अंदर क्या था कि सीड प्रोडक्शन प्रिंसिपल्स पे ट्रेनिंग दी जाएगी, आइसोलेशन डिस्टेंसेस के बारे में बताया जाएगा, रोइंग कैसे करना है, प्लांट प्रोटेक्शन कैसे करना है, हार्वेस्टिंग और बेसिक प्रोसेसिंग कैसे करनी है। फिर ये चीज हम लोग सर्टिफिकेशन एजेंसीज के साथ लिंक की जाएंगी ताकि फील्ड इंस्पेक्शन की जा पाए, सीड टेस्टिंग की जाए। प्रोविजन रहेगा इनपुट्स का, टेक्निकल गाइडेंस का और कुछ स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स का। तो इसमें दो तरह के मॉडल हुए, एक तो फेज 1 का मॉडल हुआ, एक फेज 2 मॉडल हुआ। फेज 1 में क्या करा कि फाउंडेशन सीड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी जाती है। फेज 2 के अंदर हार्वेस्ट, प्रोसेस, सर्टिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बीज दे दिया कि बीज उगाओ। जब बीज से आपका प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, हार्वेस्टिंग का टाइम आया, तब इसका फेज 2 आया। इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर की बात करें तो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड सीड कॉर्पोरेशन इसे कोऑर्डिनेट करते हैं अलॉन्ग विद किसान विकास केंद्र, एनजीओ और एफपीओ। और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मिनिस्ट्री जो है वो सॉरी मशीनरी जो है वो इसको मॉनिटर करती है। एडवांटेजेस क्या है? इकोनॉमिक एडवांटेजेस है कि जो लोअर सीड कॉस्ट होगी मार्केट रेट से, सबसे पहले तो यही हो गई। जो सीड ग्रोअर फार्मर्स है उन्हें हाई प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। मतलब स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि उनकी इनकम कुछ केसेस मतलब काफी सारे केसेस में बढ़ती है। रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी और रिस्क फॉर बायर्स भी कम हो जाएंगे। ये तो इकोनॉमिक इनपुट हो गए। एग्रोनॉमिक और जेनेटिक इंप्रूवमेंट की बात करें, फास्टर वेराइटल रिप्लेसमेंट होगा, बेटर अडेप्टेशन होगा क्योंकि सीड जो है लोकली प्रोड्यूस हो रहा है, इंप्रूव्ड एसआरआर जिसकी वजह से हायर डिस्ट्रिक्ट या फिर हायर लेवल पे स्टेट की प्रोडक्टिविटी होगी। ये हमारे एग्रोनॉमिक और जेनेटिक बेनिफिट्स हो गए। सोशल और इंस्टीट्यूशनल में क्या होगा? एम्पावरमेंट होगा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। अब आपसे अपना सीड बेच रहे हो तो सीड में आपका पैसा ज्यादा बढ़ रहा है, आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, आप छोटा छोटा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो थ्रू नोन सोर्स एंड ट्रेसेबिलिटी। और एक ऐसी सीड बैंक की कम्युनिटी क्रिएट कर लोगे या फिर रिवॉल्विंग सीड सिस्टम क्रिएट कर लोगे। और रेजिलियंस ये है कि लोकल अवेलेबिलिटी होगी तो सप्लाई डिसरप्शन जो है वो आपके खत्म हो जाएंगे। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे? सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी फार्म लेवल पर मेंटेन करना बड़ा काम होता है। उसमें रोइंग का डिसिप्लिन चाहिए, आइसोलेशन का एनफोर्समेंट चाहिए। लिमिटेड प्रोसेसिंग और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है विलेजेस में, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सरप्लस सीड के लिए मार्केट लिंकेजेस अपने आप में एक चैलेंज हो गया। अगर आपके आसपास के 12 गांव के अंदर सबके पास सीड विलेज बना हुआ है, तो जो बीच में कोई एक गांव फंसा रह गया, उसके 6 गांव इधर भी किसी को सीड नहीं चाहिए, 6 गांव पीछे भी सीड नहीं चाहिए, और हर गांव में लोगों के पास सरप्लस सीड है। तो उसके लिए मार्केट लिंकेजेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्वालिटी वेरिएशन हो जाता है फार्मर टू फार्मर भी। फार्मर टर्नओवर और नॉलेज रिटेंशन, ये एक चैलेंज है अभी भी। फिर क्लाइमेट रिस्क अफेक्टिंग सीड क्वालिटी, ये एक और चैलेंज है। तो ये हमारे चैलेंजेस है सीड विलेज कॉन्सेप्ट के अंदर। अब इसके बाद इसमें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बचे हैं जो हम लोग एक तो डिस्क्रिप्टिव की फॉर्म में करेंगे, और अभी जब ऑब्जेक्टिव की सीरीज शुरू हो जाएगी तब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में इसका कुछ पार्ट अगर बचा हुआ है तो वो हम लोग कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये अलग अलग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है जिन्हें आप लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।